तो क्वेश्चन नंबर हम ले रहे हैं कौन सा वाला, आपका क्वेश्चन नंबर 14 है रेसिडिविजन। रेसिडिविज्म क्या होता है कि एक व्यक्ति जो पहले किसी क्राइम में सजा पा चुका है, वो व्यक्ति दोबारा से क्राइम करने के लिए प्रोवोकेट हो जाता है, प्रोवोकेशन मिल जाती है। तो री एंगेजमेंट इन द क्रिमिनल बिहेवियर क्या है, इसके पीछे क्या रीजंस होते हैं? लीडिंग टू सब्सिक्वेंट अरेस्ट, ठीक है, कन्विक्शंस और इंसनेशंस। In crucial concept of criminology, criminal justice provide insight into the effectiveness of rehabilitation program. The challenge of the preventing repeat offenses. जैसे जो भी व्यक्ति अगर फर्स्ट टाइम अगर कन्विक्टेड होता है, वो जेल जाता है अपने क्राइम के लिए, तो हम ये कोशिश करते हैं कि जब वो जेल जाए तो वो दोबारा से मतलब क्रिमिनल की तरफ और प्रोवोकेशन ना हो, दोबारा से वो क्राइम ना करे। ये हमारी मेन कोशिश रहती है। लेकिन क्या होता है कि कुछ क्रिमिनल्स होते हैं जो हैबिचुअल क्रिमिनल होते हैं, या लगातार जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट लेते हैं, या कुछ और लोग होते हैं जो जेल जाके और बड़े क्रिमिनल होकर तैयार हो जाते हैं, तो वो दोबारा से जो है क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं। तो रेसिडिविज्म जो है उसका मतलब है रिलेट एंड इनटू द क्रिमिनल बिहेवियर बाय इंडिविजुअल हु हैज प्रीवियसली बीन इन्वॉल्व इन द क्रिमिनल जस्टिस। तो इसकी डेफिनेशन तो ये हो गई कि वो व्यक्ति जो पहले ही क्राइम की सजा पा चुका है, वो दोबारा से जो है मतलब इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है, क्रिमिनल एक्टिविटी में। यानी कि जो हमारी रिहेबिलिटेशन थ्योरी है वो कहीं ना कहीं फेल हो जा रही है। अब रेसिडिविजन का रेट क्या होता है, तो ये कॉमनली अगर हम इसको मेजर करें तो इसको परसेंटेज बेसिस पे कर सकते हैं कि जो री अरेस्ट हुए, री कन्विक्टेड हुए, या जो री इंसरेटेड हुए, यानी कि जो व्यक्ति दोबारा से क्राइम में किसी भी तरह से इन्वॉल्व हुए, उनका परसेंटेज क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल 100 कैदी पकड़े गए, उसमें से 10 कैदी अगेन दोबारा किसी भी कन्वेंशन में किसी और केस के अंदर जो है दोबारा से फंस गए, या फिर उन्होंने दोबारा क्राइम परफॉर्म कर दिया। अच्छा, हमारा जो टाइप ऑफ रेसिडिविजन है वो भी है, जिसमें हम जर्नल और स्पेसिफिक दो पार्ट में इसको बांट सकते हैं। जो नॉर्मल कोर्स ऑफ क्राइम होता है, जिस तरह के क्राइम में वो पहले से इन्वॉल्व थे, उसी क्राइम में वो दोबारा से इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो उसे जनरल रेसिडिविजन कहते हैं। लेकिन अगर वो किसी स्पेसिफिक में इन्वॉल्व हो जाते हैं, तब क्या कहते हैं हम उसको कि मतलब फॉर एग्जांपल एक छोटा क्रिमिनल जो होता है जेल जाने के बाद या जेल से आने के बाद एक बहुत बड़ा और क्रिमिनल बन के तैयार हो जाता है। तो जो फैक्टर है यहाँ पे जो इन्फ्लुएंस करते हैं रेसिडिविजन को, इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर कौन कौन से? तो पहले है इंडिविजुअल फैक्टर। इंडिविजुअल फैक्टर जो एक अकेले व्यक्ति से रिलेट होते हैं, जैसे क्रिमिनोलॉजिक नीड्स। एक व्यक्ति, उसकी जो अपनी मेंटल हेल्थ है, जो उसका क्रिमिनल थिंकिंग है, वो उसको इस तरह के क्राइम करने के लिए प्रोवोक कर देती है आगे। एज और जेंडर, अगर बहुत सारे यंग एज में अगर इंडिविजुअल जेल जाता है तो उसका दोबारा से जो है क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने का रेट हाई रहता है। एजुकेशनल अटेनमेंट, ऐसा व्यक्ति जो कम पढ़ा लिखा है, जिसको एजुकेशन नहीं मिली है, वो व्यक्ति भी ज़्यादातर इस तरह के रेसिडिविजन में इन्वॉल्व रहता है। सोशल और इन्वायरमेंटल फैक्टर, दूसरा फैक्टर क्या होता है? सोशल फैक्टर हो सकते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर हो सकते हैं, जिसमें हम स्टेबल एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, हाउसिंग की बात करते हैं, ये सब इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो पीयर इन्फ्लुएंस एसोसिएशन विद द क्रिमिनल पेयर्स में कंट्रीब्यूट टू हायर रिस्क ऑफ रेसिडिविजन। तो इसे हम हायर रिस्क ऑफ रेसिडिविजन कहते हैं कि फॉर एग्जांपल मान लो एक व्यक्ति के पास रोजगार नहीं है, काम नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, तो वो ज़्यादा उसके चांसेस है कि वो इस तरह की क्रिमिनल एक्टिविटी में दोबारा से इन्वॉल्व हो जाए। पीयर इन्फ्लुएंस, पीयर इन्फ्लुएंस होता है वो भी हायर रिस्क है। फॉर एग्जांपल एक व्यक्ति को सोसाइटी ही दोबारा से क्राइम करने के लिए मजबूर कर दे, तो वो पीयर प्रेशर होता है इसका। और फैमिली सपोर्ट, कई बार फैमिली जो होती है वो भी प्रोटेक्ट करती है री ऑफेंडिंग करने के लिए। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है हमारा, वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जो क्रिमिनल है दोबारा से क्राइम करता है। वो हमारा जो क्रिमिनल जैसे हमारी जो जेल है, अब जेल के अंदर प्रॉब्लम क्या है? जेल के अंदर ओवर क्राउडिंग की प्रॉब्लम है। ओवर क्राउडिंग होने की वजह से क्या होता है कि जो हमारा कैदी है जो जेल में है, ठीक है, वो उन कैदियों के साथ भी मिक्स हो रहा है, उनसे भी मिल रहा है जो मतलब बहुत बड़े गैंगस्टर हैं, सीरियस ऑफेंसेस में अंदर आए हुए हैं, तो उनसे मिलकर, या जो गैंग वॉर होती है जेल के अंदर, वो भी कहीं ना कहीं ऐसे छोटे मोटे कैदियों को जो इन्वॉल्व कर देती है, और वो एक बड़ा क्रिमिनल तैयार हो जाता है जेल के अंदर ही। तो ये सारे रीज़न है जिसकी वजह से जो रेसिडिविजन है, यानी कि दोबारा से क्राइम रेट जो है वो प्रवोक होता है या अपवर्ड चला जाता है।
इसमें मेजरमेंट भी कर सकते हैं। तो मेजरमेंट कैसे करेंगे, रेट्स के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हमारे कुछ टूल्स हैं जिससे हम असेसमेंट कर सकते हैं। असेसमेंट का मतलब ये है कि हम ये चेक कर सकते हैं कि ये रेसिडिविज्म क्यों बढ़ रहा है। ठीक है, इसके अलावा अगर हमें इसको ठीक करना है तो ठीक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए तो हमारे पास करेक्शनल पॉलिसीज होनी चाहिए इसके लिए। कि फॉर एग्जांपल जैसे हमें जेलों के अंदर सिस्टम को सुधारना पड़ेगा, एक सीरियस जो नेचर का क्रिमिनल है उसको नॉर्मल जो ऑफेंडर्स हैं उनसे अलग रखना पड़ेगा। रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम करने पड़ेंगे कि जो जेल से आए उसको समाज ही कई बार मजबूर कर देता है अगेन क्राइम करने के लिए। सोशल रीइंटीग्रेशन, समाज के अंदर जागरूकता फैलानी पड़ेगी, समाज को सपोर्ट करना पड़ेगा अपने ऐसे लोगों का। कम्युनिटी सपोर्ट होनी चाहिए ऐसे लोगों को। ठीक है, ये हमारे कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। इसके अलावा और भी हो सकते हैं जैसे एजुकेशनल वोकेशनल ट्रेनिंग, मेंटल हेल्थ, कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम, रेट्रोएक्टिव जस्टिस अप्रोचेस, ये सब इसके उपाय हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है रेसिडिविज्म, उसका मतलब है एक क्रिमिनल अगेन दोबारा से क्राइम करने के लिए क्यों प्रवोक होता है, उसके पीछे कौन से रीजंस हैं, वो रीजंस आपको इसके अंदर बताने थे। और साथ में इसको रिफॉर्म करने के लिए क्या पॉलिसीज है, रेफॉर्मेटिव पॉलिसीज क्या है, वो भी बतानी थी आपको। तो क्वेश्चन नंबर 13 भी बोल रहे थे शायद, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ विक्टिमोलॉजी। विक्टिमोलॉजी तो इसका मतलब जैसे नाम से पता लगा, विक्टिम के सेफ्टी की बात कर रहे हैं, विक्टिम को सेटिस्फेक्शन की बात कर रहे हैं कि जो विक्टिम है जिसने झेला है क्राइम को उसको सेटिस्फेक्शन मिले, कि जो उसका जो क्रिमिनल है जिसने उसको मतलब उसको टारगेट किया है, उसके अगेंस्ट क्राइम किया है, उसकी सजा से विक्टिम संतुष्ट हो जाए। अदरवाइज वो संतुष्ट नहीं होगा तो क्या होगा, एक और क्रिमिनल पैदा हो जाएगा सोसाइटी में। यानी कि वो क्या करेगा, अपने 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 पर हुए हुए क्राइम का बदला लेने निकल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल उसके भाई की डेथ हो गई और भाई की डेथ के बाद जिसने डेथ की उसको छोटी मोटी सजा हो गई या वो बच गया कानून के लूप पॉइंट्स का फायदा उठा के। तो ऐसा जो विक्टिम है वो अगेन क्राइम करने के लिए प्रवोक हो सकता है, वो अपना बदला खुद लेने की कोशिश कर सकता है। अब दो तरह के व्यू होते हैं विक्टिमोलॉजी के अंदर, एक ट्रेडिशनल व्यू और एक मॉडर्न व्यू। अगर हम ट्रेडिशनल व्यू की बात करें तो ट्रेडिशनल व्यू ये कहता है किसी की आंख अगर गई तो वो आंख जाने से संतुष्ट हो जाएगा, मतलब किसी का हाथ काटा तो वो दूसरे का हाथ काटने से संतुष्ट हो जाएगा। तो ये हमारी पुरानी ट्रेडिशनल थ्योरी है। अगर मॉडर्न व्यू की बात करें तो मॉडर्न व्यू कहता है कि जस्टिस प्रोसेस प्रॉपर होना चाहिए ताकि एक व्यक्ति जो है विक्टिम जो है उसको सेटिस्फेक्शन रहे कि जिसने भी उसके अगेंस्ट क्राइम किया था, क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी किया था, उसको प्रॉपर पनिशमेंट मिल गई है। ठीक है, विक्टिम पार्टिसिपेशन, विक्टिम को पार्टिसिपेट करना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि जो प्रोसेस है लॉ का वो किस तरह से काम करता है, हर इवेंट के अंदर उसका पार्टिसिपेशन रहना चाहिए। इम्पैक्ट, इम्पैक्ट तो मैंने आपको बता ही दिया, फाइनेंशियल, सोशल, फिजिकल, ये इम्पैक्ट होता है विक्टिम्स के ऊपर। यानी कि विक्टिम बिल्कुल उस केस के साथ जुड़ जाता है। जैसे निर्भया वाला केस हुआ तो उसके जो मदर फादर थे वो हर इंसिडेंट के साथ जुड़ रहे थे। हर इंसिडेंट मतलब जो भी इंसिडेंट हो रहा था क्रिमिनल जो अपने आप को बचाने के लिए कर रहे थे। जैसे उन्होंने जो 4 लोग थे जो बालिग थे और एक नाबालिग था, तो उन्होंने क्या किया, किसी वकील के एडवाइस पे सारा षड्यंत्र जो है नाबालिग का बता दिया, कि सारी योजनाएं नाबालिग ने बताई थी और सारा जितना भी ये था क्रूअलिटी जो थी वो सब नाबालिग ने की, क्योंकि उनको ये पता था कि नाबालिग को तो सजा होगी नहीं, वो तो बच जाएगा। लेकिन जो माँ बाप थे वो सबके लिए सजा मांग रहे थे, वो तो नाबालिग के लिए भी मांग रहे थे। लेकिन वो हमारा जुबिलेन एक्ट था जिसके अंदर बाद में चेंज हुआ, उससे पहले अगर चेंज हो जाता तो उस बच्चे को भी सजा मिल जाती, लेकिन उसको सजा इसलिए नहीं मिली, बाकी सबको फांसी मिली, उसको नहीं, क्योंकि वो जुबिलेन एक्ट के अंदर आ गया था, कवर हो गया था इस वजह से। तो ये और भी चीज़ें। ठीक है, सेकेंडरी विक्टिमलाइजेशन, यानी कि सेकेंडरी अप्रोच जो है विक्टिम, विक्टिम का मतलब ये है कि जो हमारा जस्टिस सिस्टम है वो विक्टिम को कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन दे। ठीक है, विक्टिम के कुछ राइट्स भी होते हैं जो हमें समझना पड़ेगा, जैसे लीगल रिकॉग्नाइजेशन, कि लीगली उसको जो है पहचान मिले, मतलब उसके अगेंस्ट जो क्राइम परफॉर्म हुआ है उसके लिए वो लड़ सके सोसाइटी के अंदर। और भी इसकी स्टेजेस हैं विक्टिमोलॉजी के, लेकिन ओवरऑल जो विक्टिमोलॉजी है वो एक ही चीज़ पे बेस करती है और वो ये है कि विक्टिम सेटिस्फेक्शन और विक्टिम सेफ्टी, ये दोनों चीज़ें हैं। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं होती तो सोसाइटी में क्राइम जो है और आगे की चेन मतलब उसके रिलीज हो जाती है और जो विक्टिम है वो खुद क्राइम करने के लिए, अपना बदला लेने के लिए निकल जाता है। वो कहता है कि अगर मुझे कोर्ट न्याय नहीं दे पाया तो मैं अपने लिए न्याय खुद ले लूँगा। तो ये विक्टिमोलॉजी है, इसी पे बेस करके इसका पूरा आंसर तैयार करना। अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 11 है, 11 आपका ये कहता है
recent judicial trend awarding the compensation to the victim of crime in India। अगर हम recent जुडिशरी को देखें कि आज हमारा जुडिशरी किस तरह से काम कर रहा है, तो रिसेंट ट्रेंड क्या है, क्या चेंजेस हैं जुडिशरी ने जो अडॉप्ट किए हैं अभी रिसेंटली, और उसकी वजह से क्या चेंज आया इंडियन जुडिशरी के अंदर। तो अगर हम बात करते हैं कंपनसेट करते हैं विक्टिम को, आज हम विक्टिम की सेफ्टी नहीं, आज हम गवाह की सेफ्टी की बात करते हैं, ठीक है, विक्टिम के सेटिस्फेक्शन की बात करते हैं। तो इसके पीछे क्या है, हमारी जुडिशरी चेंज हो रही है धीरे धीरे करके। आज हम बात कर रहे हैं कि अपने हम आईपीसी को चेंज कर रहे हैं। रीज़न हम कह रहे हैं कि जो 150 साल पहले 200 साल पहले जो तैयार हुआ था 1860 के अंदर, वो बहुत पहले हो गया और अब बहुत समाज के अंदर चेंजेस आ चुके हैं, इसलिए अब प्रॉपर जो हमारा पीनल लॉ है वो चेंज होना चाहिए। इस वजह से आईपीसी चेंज हो रहा है, नया आईपीसी आ रहा है जो उसकी जगह लेगा। इवन जो हमारी जुडिशरी पे बर्डन बढ़ रहा है, जो केसेस के अंदर डिले डिसीजंस आ रहे हैं, वो सब भी सॉल्व होने जरूरी है। तो लीगल फ्रेमवर्क वर्सेस विक्टिम कंपनसेशन, आज हम लोग लीगल मतलब लीगल फ्रेमवर्क के साथ साथ विक्टिम कंपनसेशन की भी बात करते हैं कि जो विक्टिम है, जो उस क्राइम से इफेक्ट हुआ है, उसको कंपनसेट करना पड़ेगा। तो कंपनसेट कौन करेगा, स्टेट करेगा, क्योंकि स्टेट की जिम्मेदारी है क्राइम प्रिवेंशन, मतलब क्राइम प्रिवेंशन करना, क्राइम को होने से रोकना। तो हमारा जो सीआरपीसी है, कोड ऑफ ये कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, सीआरपीसी, तो हमारा सीआरपीसी कहता है सेक्शन 357 के अंदर यह एम्पावर करता है कोर्ट को कि कोर्ट ऑर्डर दे सकती है कंपनसेशन टू विक्टिम, विक्टिम को कंपनसेशन दिलवा सकती है जो कोर्ट है वो। इट प्रोवाइड अथॉरिटी टू अवॉर्ड द कंपनसेशन फ्रॉम फाइन इम्पोज्ड ऑन एक्यूज, एक्यूज के ऊपर फाइन लगा के वो सारा पैसा विक्टिम को मिल सकता है। क्रिमिनल लॉ में हमने अमेंडमेंट की 2008 के अंदर, 357A लेके आए सीआरपीसी के अंदर, जहाँ पे हमने फंड फॉर कंपनसेशन की बात की कि विक्टिम का अगर कुछ भी लॉस हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल एक आदमी को एक आदमी ने मार दिया, लेकिन जिस आदमी को मारा वो अकेला अर्निंग मेंबर था अपनी फैमिली का, और उसके जो बच्चे थे उनकी माँ भी ना हो, मान लो सिर्फ आदमी हो जो अर्निंग मेंबर हो पार्टी का, और बच्चों की वही केयर टेकिंग करता है। तो यहाँ पे जो विक्टिम है, बच्चे हैं, उनका तो सब कुछ लुट गया उस व्यक्ति के मरते ही, क्योंकि अब उनके लिए तो मदर है ही नहीं, मदर पहले ही डेथ हो चुकी है। तो ऐसे बच्चों को क्या करना पड़ेगा, कंपनसेट करना पड़ेगा स्टेट को। तो स्टेट उनके लिए पूरा इंतजाम करेगी, उनके लालन पोषण का, उनके एजुकेशन का, उनके खाने पीने का, रहने का, सब चीज़ का। तो ये जो कंपनसेशन फंड है ये कहाँ से आएगा, तो इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया गया है कि वो स्कीम्स निकाले विक्टिम कंपनसेशन के लिए। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, इसने गाइडलाइन इशू की है 2015 के अंदर, आउटलाइन द प्रोसीजर फॉर प्रोवाइडिंग कंपनसेशन, विक्टिम्स को कंपनसेशन देने के लिए। विक्टिम कंपनसेशन स्कीम भी आई है जो लेके आया ये एनएल नलसा, नलसा मतलब नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। इसने भी बोला है कि भाई क्या होना चाहिए, विक्टिम कंपनसेशन स्कीम होनी चाहिए। अब है जुडिशियल ट्रेंड, जुडिशरी में क्या चेंज आए, कुछ लैंडमार्क जजमेंट आए हैं, जैसे एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1986 में आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एम्फसाइज किया कि कंपनसेशन मिलना चाहिए किसको, विक्टिम को, विक्टिम ऑफ पॉल्यूशन एंड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, जो इन्वायरमेंट की वजह से, पॉल्यूशन की वजह से जिन लोगों को सफ़र करना पड़ा, जिनको लॉस हुए, उनको कंपनसेशन मिलना चाहिए। लेट द ग्राउंड वर्क फॉर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द कंपनसेशन, इन्होंने कंपनसेशन के ऊपर काम करने की एसेंशियल एक्सपेक्ट्स है इन्वायरमेंटल जूरिस्प्रूडेंस का। दिल्ली डोमेस्टिक वर्किंग वुमेन्स फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक्नॉलेज किया इम्पोर्टेंस ऑफ कंपनसेटिंग विक्टिम ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट, कि जो सेक्सुअल हरेसमेंट के जो विक्टिम्स हैं उनको कंपनसेशन मिलना चाहिए। उनके लिए कुछ ऐसी डायरेक्शंस होनी चाहिए स्टेट गवर्नमेंट की कि उनके लॉसेस को या उनके जो हानि, उनको जो भी लॉस हुआ है उसको कंपनसेट किया जाए स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू। लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें जो एसिड अटैक हुआ था लक्ष्मी के ऊपर, तो लक्ष्मी की क्या गलती थी, कुछ भी गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी उसका पूरा जीवन बदल गया। तो लक्ष्मी ऐसे विक्टिम थी जो एसिड अटैक में शिकार हुई, उसके भी कुछ राइट्स हैं, कुछ रिहेबिलेशन है उसकी ज़िंदगी तो उस एसिड अटैक के साथ ही बर्बाद हो गई, तो उसको रिहेबिलेट करने की जिम्मेदारी भी स्टेट गवर्नमेंट की है। तो उसके लिए भी स्टेट गवर्नमेंट को कुछ फंड इकट्ठे करने होंगे। एक्सपेंडिंग द स्कोप ऑफ कंपनसेशन, इसके अलावा कंपनसेशन जो है उसका स्कोप बढ़ाना चाहिए, यानी कि ये नहीं कि सीरियस ऑफेंसेस के अंदर ही केवल मिले कंपनसेशन, जो जनरल कोर्स ऑफ नेचर के जो ऑफेंसेस है उसके अंदर भी कुछ कंपनसेशन होना चाहिए,
क्योंकि वहाँ पर भी ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है इस वजह से। रेस्टिट्यूशन इन इकोनॉमिक ऑफेंसेस, इकोनॉमिक ऑफेंस अगर हम बात करें जैसे वाइट कॉलर क्राइम, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ लोग अपने पैसे को बढ़ाने के लिए क्राइम कर रहे हैं, इसे वाइट कॉलर क्राइम कहते हैं, जो डायरेक्टली क्रिमिनल नहीं है, डायरेक्ट क्राइम में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने पैसे से पैसे को बनाने के लिए इलीगली जो है पैसा बनाने के लिए इस तरह के क्राइम को प्रोवोकेशन कर रहे हैं। अब है इनकॉर्पोरेटिंग रेट्रोस्पेक्टिव जस्टिस प्रिंसिपल। तो यहाँ पे कोर्ट जो है इंक्रीजली रिकॉग्नाइज करती है प्रिंसिपल ऑफ रेट्रोरेटिव जस्टिस, emphasizing the need to restore the victim to position they were in before the crime। जो क्राइम करने से पहले जो पोजीशन है उसी में वापस लाया जाए। फॉर एग्जांपल मान लो एक फैमिली का अर्निंग पार्टनर की डेथ हो गई, तो हमें कुछ ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी जब वो अर्निंग पार्टनर था तो वो फैमिली को कितना सपोर्ट कर रहा था, उसी कंडीशन में फैमिली द्वारा जी पाए, उसी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के साथ। ये व्यवस्था स्टेट को करने की जिम्मेदारी, इसके लिए कंसेशन चाहिए, सॉरी कंपनसेशन चाहिए। तो कंपनसेशन रॉन्गफुल प्रोसिक्यूशन के लिए भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल जज ने किसी को गलती से गलत सबूतों के ऊपर सजा दे दी, तो और उसकी पूरी लाइफ वहाँ पे जेल में बर्बाद हो गई, फिर बाद में पता लगता है कि उसने ये क्राइम परफॉर्म ही नहीं किया था, उसको फंसाया गया था। तो ऐसे जो लोग हैं जो शिकार हो गए कानून का, उनके लिए भी कंपनसेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। तो आपको बेसिकली इस क्वेश्चन को जो बेस करना है वो कंपनसेशन के ऊपर बेस करना है, और वो कंपनसेशन मिलेगी विक्टिम को जो कानून का शिकार हुए। कानून का शिकार दो तरह से लोग होते हैं, एक डायरेक्टली इफेक्टेड होते हैं और एक इनडायरेक्टली इफेक्टेड होते हैं। तो इनडायरेक्टली इफेक्टेड वो लोग हो गए जिनके फैमिली मेंबर या कोई विक्टिमोलॉजी का शिकार हो गए या किसी और क्रिमिनोलॉजी का शिकार हुए, तो उनके जो सर्वाइवल हो गए वो विक्टिम्स हो गए। और जो डायरेक्टली खुद कभी कानून की गलत व्यवस्था का शिकार हो गए वो खुद विक्टिम हो गए। तो ये सब चीज़ें इस आंसर में लिखी जाएंगी। इसमें कुछ चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस में आता है इनकन्सिस्टेंस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, डिले इन द डिबर्समेंट। मान लो कि कंपनसेशन डिसाइड हो गया लेकिन मिला ही नहीं, मिलने में बहुत टाइम लगे, तो ऐसे कंपनसेशन जो लेट मिले उसका कोई फायदा नहीं है। नीड फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, मतलब कुछ स्टैंडर्ड फिक्स होने चाहिए कंपनसेशन के कि किस केस में कितना कंपनसेशन मिलेगा। अवेयरनेस ऑफ एक्सेसिबिलिटी, कैपेसिटी बिल्डिंग, ये सब इसके साथ चलेगा आंसर में। बेसिकली जो ये आंसर बेस किया जाएगा वो बेस किया जाएगा कंपनसेशन के ऊपर, और वो कंपनसेशन किसको मिलेगी, विक्टिम को मिलेगी डिफरेंट कंडीशंस के अंदर। अब एक और क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9 जो आपने मुझे बताया, वो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, सुथरलैंड डिफरेंशिएशन एसोसिएशन थ्योरी। जो ये एडविन एज सुथरलैंड है, सुथरलैंड सॉरी, इनके नाम पर ये डिफरेंशिएशन एसोसिएशन थ्योरी बनी हुई है। तो ये थ्योरी क्या कहते हैं, हमारी अमेरिकन स्कूल सोशलिस्ट है जो इंट्रोड्यूस करते हैं डिफरेंशियल एसोसिएशंस को। अर्ली 20th सेंचुरी में इन्होंने ये थ्योरी को डेवलप किया था। यहाँ पे ये एक्सप्लेन करते हैं हाउ इंडिविजुअल लर्न द क्रिमिनल बिहेवियर। एक व्यक्ति कब क्रिमिनल बिहेवियर को सीखता है, कब सीखता है, जब वो सोसाइटी के इंटरेक्शन में आता है। एक बच्चा घर के अंदर है तो केवल घर वालों से इंटरेक्ट कर रहा है, तो घर में जैसी व्यवस्था होगी वही सीखेगा। लेकिन वही बच्चा जब थोड़ा बड़ा होता है और बाहर उसको एक्सपोजर मिलता है, तो फिर वो सोसाइटी में जिस लोगों की संगत में जाता है वैसा वो बन जाता है। जैसे कहते हैं ना, बुरी संगत से बुरा बन जाता है व्यक्ति, उसी तरह की बात है। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस की बात कर रहे हैं, सोशल फोकस की बात कर रहे हैं, शेपिंग क्रिमिनल प्रोडक्ट, डिफरेंशिएशन एसोसिएशन, इनकी बात कर रहे हैं। तो ये डायनामिक्स है क्रिमिनल बिहेवियर की। अब हम बात कर रहे हैं की कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी। डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी क्या है इसकी बात करेंगे। तो क्रिमिनल बिहेवियर जो लर्न किया जाता है, सीखा जाता है, इंटरेक्शन विद अदर विद इन द इंटीमेट सोशल ग्रुप। जब आप गलत संगति में बैठते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप शराब पीने के शौकीन हैं और आप किसी ऐसी संगति के अंदर बैठ जाते हैं जहाँ पे सारे ड्रिंक करने वाले हैं, लेकिन उसमें से कुछ क्रिमिनल नेचर के लोग हैं जो क्रिमिनलिटी की बातें करते हैं, क्राइम की बातें करते हैं। तो वहाँ पर वो अपने मर्डर को एक्सप्लेन करेंगे इस तरीके से कि मैंने उसको लूटा, मारा, पीटा या मर्डर किया। इस इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ अपने आप को प्रेजेंट करेंगे, आपको लगेगा हाँ अगर कोई हीरो है तो यही है। मतलब इस तरह से वो अपनी बड़ी बड़ी बातें बताते हैं जिससे बाकी लोग इम्प्रेस हो सकते हैं, मतलब बाकी जो इनोसेंट पर्सन के
कांटेक्ट में आया वो इम्प्रेस हो सकता है, क्राइम करने के लिए उसको प्रोवोकेशन मिल सकता है। तो यहाँ पे जो एसेंस की बात करें तो इसमें एक्सपोजर हो रहा है, किसका एक्सपोजर हो रहा है, क्रिमिनल और नॉन क्रिमिनल्स का, मतलब नॉन क्रिमिनल क्रिमिनल के साथ मिक्स हो रहे हैं सोसाइटी की वजह से। जो इसके अंदर बिहेवियर है उसकी बात की जा रही है, उसको बैलेंस करने की बात हो रही है, इन्फ्लुएंसेस की बात हो रही है कि व्यक्ति इन्फ्लुएंस हो जाता है। अगर हम क्रिमिनल डेफिनेशंस की बात करें और नॉर्म्स की बात करें तो एक व्यक्ति क्राइम को कहाँ से लर्न कर रहा है, क्राइम को लर्न कर रहा है सोसाइटी से। जो वायलेशन ऑफ लॉ है उसको वो कैसे सीख रहा है, वो एक्सप्लिट और इम्प्लिसिट रिलेशन से सीख पा रहा है जब वो सोसाइटी के टच में आता है। तो यहाँ पे जस्टिफिकेशन करें हम इसकी तो इंडिविजुअल कैसे लर्न कर रहा है क्राइम को या क्रिमिनल बिहेवियर कैसे सीख रहा है, सोसाइटी की वजह से, सोशल ग्रुप की वजह से। तो फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन, प्रायोरिटी, इंटेंसिटी और एसोसिएशन। सुदरलैंड थ्योरी एक और चीज़ कहती है कि कई बार जो सोसाइटी है वो व्यक्ति को क्राइम करने के लिए मजबूर कर देती है, यानी कि कुछ ऐसे उसके साथ इंसिडेंसेस हो जाते हैं जिसमें वो क्राइम के लिए प्रवोक हो जाता है, मतलब क्राइम करने के लिए मजबूर हो जाता है, फिर वो मजबूरी में क्राइम को परफॉर्म करता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, मोर फ्रिक्वेंटली इंडिविजुअल आर एक्सपोज टू द क्रिमिनल डेफिनेशन द लॉन्गर देयर एसोसिएशन लास्ट द अर्लियर इन द लाइफ दे ऑकर, मोर इंटेंस दिस एसोसिएशंस आर, मोर लाइकली द इंडिविजुअल आर एनकरेज इन क्राइम बिहेवियर, क्रिमिनल बिहेवियर। तो एसेंस क्या है यहाँ पे, जो डायनेमिक है लर्निंग ऑफ द क्रिमिनल बिहेवियर आर इन्फ्लुएंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसोसिएशन इंडिविजुअल है। अब लर्निंग टेक्निक की बात कर रहे हैं, एक व्यक्ति क्राइम को कैसे सीख रहा है, क्या टेक्निक है लर्न करने के पीछे। तो जो क्रिमिनल बिहेवियर है इज नॉट ओनली लर्न इन द टर्म्स ऑफ द मोटिवेशन, ये मोटिवेशन से ही नहीं लर्न किया जाता, ये जस्टिफिकेशन से भी किया जाता है, बट ऑल्सो इन द प्रैक्टिकल टेक्निक्स एंड स्किल, और प्रैक्टिकल टेक्निक और स्किल्स के साथ सीखा जाता है। मतलब एक व्यक्ति अगर सबसे पहले मान लो पिक पॉकेटिंग सीखना चाहता है तो जब तक वो पिक पॉकेटर के ग्रुप में नहीं जाएगा तब तक वो जेब काटना नहीं सीख पाएगा। अगर उसको पिक पॉकेट करना है तो उसी तरह के लोगों के साथ रहना पड़ेगा जो ट्रेनिंग देंगे, उसको ट्रेन करेंगे इस तरह के क्राइम को परफॉर्म करने के लिए। एसेंस, तो इंडिविजुअल लर्न करते हैं हाउ टू एग्जीक्यूट द क्रिमिनल एक्टिविटी फ्रॉम प्लानिंग टू एग्जीक्यूशन, कि प्लानिंग से लेके एग्जीक्यूशन तक कैसे क्रिमिनल एक्टिविटी होगी, इंट्रैक्शन कैसे किया जाएगा क्रिमिनल एसोसिएशन के साथ। डायरेक्शन और डेफिनेशन की बात करें अगर हम, तो सबसे पहले हम कहते हैं कि डायरेक्शन कौन दे रहा है, तो डायरेक्शन सोसाइटी दे रही है, सोसाइटी प्रवोक कर रही है क्राइम करने के लिए। एसेंस की बात करें तो अगर एसेंस से क्या है, वायलेटिंग ऑफ लॉ, मतलब वो प्रवोक हो रहा है किसके लिए, लॉ को ब्रेक करने के लिए। इसके पीछे कुछ अजम्पशंस भी हैं, थ्योरी के कुछ अजम्पशंस हैं, वो है क्रिमिनल बिहेवियर इज लर्न, हमेशा बुरा व्यवहार कहाँ से सीखा जाता है, संगति से सीखा जाता है, सोशल ग्रुप सोसाइटी से सीखा जाता है। लर्निंग ऑकर इन द सोशल कॉन्टेक्स्ट, तो यहाँ पे जो हम क्रिमिनल जो क्राइम को लर्न कर रहे हैं वो कैसे लर्न कर रहे हैं, इंटीमेट सोशल ग्रुप से लर्न कर रहे हैं, यानी कि जो बुरी संगति के लोग जो है उनसे वो क्राइम को सीख पा रहे हैं। लर्निंग ऑकर इन द सोशल कॉन्टेक्ट, और सोशली जब वो इंटरेक्ट होते हैं एक दूसरे से तब वो क्राइम को सीख पाते हैं। तो लर्निंग इन्वॉल्व द टेक्निक्स एंड डेफिनेशन, तो इससे वो टेक्निक को सीख पा रहे हैं, डेफिनेशन जो है क्राइम की उसको जस्टिफाई कर पा रहे हैं, या उस क्रिमिनल बिहेवियर का इन्वॉल्वमेंट बढ़ रहा है। ऑन गोइंग प्रोसेस, ये एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है, जो ये नहीं कह सकते कि अब खत्म हो गया अब आगे नहीं चलेगा। यहाँ पे एसोसिएशंस करते हैं फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी के साथ। यहाँ पे एक एजम्पशन है कि जो इंडिविजुअल एसोसिएट करते हैं क्रिमिनल डेफिनेशन को वो अफेक्ट करते हैं लाइकहुड और इंगेजिंग इन क्रिमिनल बिहेवियर। अब क्रिटिज्म, क्रिटिज्म क्या है, इसके लिमिटेशंस क्या है इसकी, तो नेग्लेक्ट कर रहे हैं इंडिविजुअल फैक्टर्स को, ठीक है, इंडिविजुअल फैक्टर को हम इग्नोर कर रहे हैं यहाँ पे, क्यों, क्योंकि हम सोशल फैक्टर को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं इस वजह से। कल्चरल और द स्ट्रक्चरल इन्फ्लुएंस, हम ये कह रहे हैं कि एक व्यक्ति जो है सोशल ग्रुप में जब इन्वॉल्व हो रहा है तो केवल बुरी चीज़ें सीख रहा है, ये क्रिटिसाइज करने वाले कहते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ वो पॉजिटिव चीज़ें भी लर्न कर रहा हो सोसाइटी से। वैग्यूनेस ऑफ डेफिनेशन, इसके डेफिनेशन के अंदर काफ़ी वैग्यूनेस है, वैग्यूनेस का मतलब बहुत लिमिटेड डेफिनेशन, शॉर्ट डेफिनेशन देने की कोशिश की गई। अब है एम्पेरिकल सपोर्ट, जिसमें हम रिसर्च स्टडीज़ कहते हैं कि कुछ ऐसे रिसर्च होनी चाहिए, कुछ ऐसी स्टडीज़ होनी चाहिए, थ्योरीज बनानी चाहिए जिसके थ्रू हम लर्न कर सकते हैं क्रिमिनल बिहेवियर को।
एप्लीकेशंस इन वेरियस कॉन्टेक्स्ट, अलग अलग स्तर पर इसके अलग तरीके से एप्लीकेशन लगाई जा सकती है। कंटेम्पररी रिलेवेंस यानी कि इंटीग्रेटेड अप्रोच, पॉलिसी इम्प्लीकेशन। तो ये कंप्लीट हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9 पे। और कोई क्वेश्चन है जो आपको पूछना? एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, होम और फैमिली किस तरह से क्राइम को प्रोवोक करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। मतलब क्राइम प्रोवोकेशन के लिए घर और परिवार कैसे जरूरी है, ये बताना है आपको। तो अगर हम बात करते हैं होम और फैमिली की, तो दोनों के बीच में डायनामिक रिलेशनशिप है, कॉम्प्लेक्स मल्टीपल एस्पेक्ट्स है, जिसे क्रिमिनोलॉजी कह सकते हैं। फाउंडेशनल कंपोनेंट ऑफ एन इंडिविजुअल सोशल एनवायरनमेंट एक क्रूशियल रोल प्ले करता है शेपिंग द बिहेवियर, वैल्यूज एंड ओवरऑल डेवलपमेंट। जो किस चीज़ को कर रहा है? ओवरऑल डेवलपमेंट को शेप दे रहा है, बिहेवियर को सुधारने का काम कर रहा है। द इम्पैक्ट ऑफ द होम एंड फैमिली ऑन द क्वेश्चंस ऑफ द क्राइम कैन बी अंडरस्टूड थ्रू द वेरियस थियोटिकल प्रोस्पेक्टिव्स इन एम्पेरिकल रिसर्च। तो होम और फैमिली अगर दोनों की बात करें तो पहला सब्जेक्ट जो बच्चा होता है वो अपने परिवार से सीखता है, होम से सीखता है, घर से सीखता है। मतलब पहला विषय जो वो पढ़ता है वो घर या परिवार से ही सीखता है। इसलिए घर और परिवार, अगर फैमिली का कोई ऐसा बैकग्राउंड है जो क्राइम से जुड़ा हुआ है, क्रिमिनल से जुड़ा हुआ है, किसी और तरह की चीज़ में इन्वॉल्व है, तो व्यक्ति बच्चे भी जो है उसी तरफ को प्रवोक हो जाते हैं। सोशलाइजेशन एंड अर्ली डेवलपमेंट, तो फैमिली जो है एक अर्ली डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फैमिली जो है प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंट है, जो प्राइमरी लेवल पे सोशलाइजिंग का काम कर रहा है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो फैमिली जो है इनिशियल और मोस्ट इन्फ्लुएंसिंग socializing grid of an individual's life. It is within the family unit that value the norms and behavioral patterns are first introduced and internalized. अब है इम्पैक्ट ऑफ क्राइम, क्राइम के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो अगर हम फैमिली की बात करें तो फैमिली प्रोवाइड करती है पॉजिटिव और न्यूट्रिशिंग एनवायरनमेंट। ठीक है, चिल्ड्रंस आर मोर लाइकली टू डेवलप द प्रो सोशियल बिहेवियर, कंट्रोवर्सी, dysfunctional or neglect families may contribute to the development of antisocial techniques। मतलब अगर पॉजिटिव बिहेवियर है, नेगेटिव बिहेवियर है, तो इसके पीछे जो उसके फैमिली है जिसे वो बिलोंग करता है उसका इम्पोर्टेंट रोल है। वही उसको इस तरह की चीज़ें या इस तरह की जो बातें वो सिखा सकती है। अटैचमेंट थ्योरी, अटैचमेंट थ्योरी हमारी क्या कहते हैं, जो बच्चे होते हैं, जो टीनेजर्स होते हैं, वो अपनी फैमिली के साथ जो है बेसिकली अटैच रहते हैं। तो यहाँ पे जो सिक्योर ऑफ अटैचमेंट है कैन लीड टू इमोशनल एंड बिहेवियरल इशू। अब है इम्पैक्ट ऑफ क्राइम, क्राइम का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अगर हम इंडिविजुअल की बात करें तो जो अटैचमेंट है, ठीक है, वो क्रिमिनल बिहेवियर का या क्राइम का इसके ऊपर इम्पैक्ट डालता है। फैमिली स्ट्रक्चर की बात करें तो सिंगल पेरेंट फैमिली की बात कर रहे हैं, तो ऐसे बच्चे अधिकतर क्या होते हैं, अधिकतर शाय होते हैं, क्योंकि ये नॉर्मली एक सिंगल पेरेंट्स के ही रिलेशंस में रहते हैं। तो इनके पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, टाइम जो होता है वो लिमिटेड होता है, और एब्सेंस ऑफ सेकेंड पेरेंटल फिगर्स। अब है इम्पैक्ट ऑफ क्राइम, क्राइम का इम्पैक्ट क्या पड़ता है। तो रेट ऑफ डेलिक्वेंसीज थ्रू इट इज एसेंशियल टू कंसीडर वेरियस फैक्टर्स सच एज द सोशो इकोनॉमिक स्टेटस एंड पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट। अब है फैमिली कॉन्फ्लिक्ट एंड डायफंक्शन, जो फैमिली कॉन्फ्लिक्ट होते हैं अधिकतर वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस तरह के इन्वायरमेंट को तैयार करने के लिए। क्राइम के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है इनका, जो फैमिली है उनका कॉन्फ्लिक्ट है स्पेशली विद विटनेसेस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस की बात करें तो लगभग हर घर की कहानी है डोमेस्टिक वायलेंस, जो लिंक करता है लाइकलीहुड ऑफ इंगेजिंग द एग्रेसिव एंड द क्रिमिनल बिहेवियर, जो लेटर लाइफ में जो इन्वॉल्व होता है। इकोनॉमिक स्ट्रेन की बात करें तो आर्थिक कारण जो होते हैं वो भी क्राइम प्रोवोकेशन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर हम अपने सोशो इकोनॉमिक स्टेटस की बात करें तो एक व्यक्ति क्या करता है, अपने स्टेटस का मेंटेन करने के लिए अब एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी जो उसको मिलती हैं या किसी और तरह की जो अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं उनका बेनिफिट लेने की कोशिश करता है। क्राइम के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है इसका, पॉवर्टी और सोशो इकोनॉमिक डेप्रिवेशन। स्ट्रेन थ्योरी, स्ट्रेन थ्योरी क्या कहती है हमें
कि जो हमारा इंडिविजुअल है, जो डाई फंक्शन में एक्सपर्ट है, लेकिन वहाँ पे क्या हो रहा है, हमारी जो ब्रेन है सोसाइटी का, वो ड्रेन कर रहा है, मतलब स्ट्रेन कर रहा है, मे टर्न इनटू द क्रिमिनल बिहेवियर, वो क्रिमिनल में चेंज हो जा रहा है अडॉप्टेड रिस्पॉन्सेज के थ्रू। इम्पैक्ट क्या पड़ता है इसका, कि हम फेस कर रहे हैं इकोनॉमिक स्ट्रेन, मे कंट्रीब्यूट टू स्ट्रेन एक्सपीरियंस बाय इंडिविजुअल, potentially increase the likelihood of criminal behavior, particularly property crime और theft। अब है पेरेंटल इन्फ्लुएंस एंड मॉनिटरिंग, जो पेरेंट अपने बच्चों को मॉनिटरिंग करते हैं वो भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करती है पे बच्चों के ऊपर, मतलब अपना इन्फ्लुएंशियल जो साइन है वो छोड़ती है। इसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं जो सुपरविजन है पेरेंट्स का, वो भी कहीं ना कहीं डायरेक्शंस देते हैं चाइल्ड को, ठीक है। बेसिकली इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, इसका इम्पैक्ट पड़ता है कि जो हमारी मॉनिटरिंग होती है, जो पेरेंट की कंसिस्टेंट मॉनिटरिंग होती है, वो ऐसे बच्चे को क्राइम में इन्वॉल्व होने से रोक लेती है। लेकिन अगर जहाँ पर भी इम्प्रॉपर होती है ये जो एक्टिविटीज़ है, वो हमेशा क्रिमिनल को प्रमोट करने का काम करती है। सोशल कंट्रोल थ्योरी क्या सजेस्ट करती है कि जो इंडिविजुअल है एज लाइकली टू इंगेज इन द क्रिमिनल एक्टिविटीज व्हेन दे आर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, यानी कि वो सोशल एक्टिविस्ट जो है वो सोशल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहना चाहिए। इसके अलावा इंटरप्ले विद द अदर सोशल फैक्टर, दूसरे सोशल फैक्टर जो है जैसे पीयर इन्फ्लुएंस, सब्सटेंसिव एब्यूज, इन सब के ऊपर आपने प्रेशर इंक्रीज किया है। इंटी जनरेशनल ट्रांसमिशन, ठीक है। कंक्लूजन में हम कह सकते हैं जो इम्प्लीकेशंस फॉर इंटरवेंशन एंड द प्रिवेंशन की बात करें तो यहाँ पे जो फैमिली सपोर्ट प्रोग्राम्स होते हैं, पेरेंटिंग एजुकेशन होती है, मेंटल हेल्थ सर्विस होती है, कम्युनिटी होती है, लीगल सोशल रिफॉर्म्स होते हैं, ये सब इससे जुड़े हुए हैं। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। हर क्वेश्चन को जो है ना, जरूर नहीं जैसे मैंने लिखा आंसर वैसे ही लिखें, एक बेसिक आइडिया इसका कैच कर लें और उस बेसिक आइडिया के ऊपर फोकस करके पूरे आंसर को तैयार करें। मतलब जो हमने बताया वो तो लिखे, अगर वो नहीं लिख पा रहे तो अपने तरीके से भी इस आंसर को एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि इसका कोई हार्ड थ्योरी नहीं है, कोई रूल इसका बना ही नहीं है। लेकिन इसमें क्या है कि बेसिक आइडिया क्या है, क्रिमिनोलॉजी है, पीनोलॉजी है। जो पीनल एक्ट है हमारे, पीनल एक्ट मतलब जो आईपीसी है, सीआरपीसी है, पीनल एक्ट है। तो पीनल एक्ट कैसे बने, उसके पीछे क्या थ्योरी है, क्या एजम्पशंस है, क्या हिस्ट्री है, वो सब आता है पीनोलॉजी के अंदर। और क्रिमिनोलॉजी जो क्रिमिनल एक्ट है, क्राइम बिहेवियर है, क्राइम क्यों हो रहा है, क्राइम को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये सब आपके इसके अंदर आता है। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो सेक्स क्राइम बढ़ रहे हैं अभी सोसाइटी के अंदर, उसको कैसे हम ख़त्म कर सकते हैं सोसाइटी से, उसके लिए क्या रेमेडियल्स हैं। नॉर्मली आपने देखा आए दिन जो है रेप केसेस बढ़ रहे हैं, अब्यूज़ हो रहा है बच्चों के साथ, पॉक्सो एक्ट के अंदर कोई कार्रवाई हो रही है, वो सब क्यों हो रहा है, ये सेक्स डेलिक्वेंसीज जो है, ये क्या रीज़न है इसका। जैसे बच्चों के साथ मिसकंडक्ट, गर्ल्स के साथ मिसकंडक्ट, एक्सप्लॉयटेशन, वायलेंस, ये सब क्यों बढ़ रहा है। ये सब बढ़ने के पीछे रीज़न क्या है कि जो हमारी सोसाइटी है, जो हमारा इंडिविजुअल्स है सोसाइटी का, उसका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड, जो मेंटल स्टेटस है, वो चेंज हो रहा है, वो चेंज हो रहा है। अंडरस्टैंड करना पड़ेगा सबसे पहले हमें सेक्स डेलिक्वेंसीज क्या होता है। तो वाइड रेंज ऑफ ऑफेंसेस है, इसमें रेप ही नहीं है, और भी ऑफेंस है जो सेक्स से जुड़े हुए, जैसे सेक्सुअल असॉल्ट करना, रेप करना, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ करना, इनडिसेंट एक्सपोजर करना, प्रोफेशंस ऑफ द चाइल्ड पोर्नोग्राफी, ये सब इसके अंदर शामिल होता है। जो ऑफेंडर होते हैं वो अलग अलग एज के हो सकते हैं, अलग जेंडर के हो सकते हैं, अलग बैकग्राउंड के हो सकते हैं, और भी बहुत सारे एसेंशियल इंटीग्रेंट्स हैं जो उसके साथ जुड़े हुए हैं। अब है कॉजेज और रिस्क फैक्टर, कौन से रिस्क फैक्टर हैं जो इसको बढ़ा रहे हैं, सेक्स क्राइम को बढ़ा रहे हैं। पहला है साइकोलॉजिकल फैक्टर, जो साइकोलॉजी है लोगों की वो चेंज हो रही है, वो हमेशा जो है इसी चीज़ में रहते हैं कि सेक्स को कैसे प्रोवोक किया जाए, मतलब प्रोवोकेशन ऑफ सेक्स। तो इंडिविजुअल पैथोलॉजी आजकल इसी चीज़ में, इस वजह से इस तरह के क्राइम जो है ज़्यादा बढ़ रहे हैं। चाइल्डहुड ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा का मतलब है जो इंडिविजुअल है, जो एक्सपीरियंस है, उसको पता है कि भाई ये जो सेक्स डेलिक्वेंसीज है या जो सेक्सुअल क्राइम है वो किस तरह से हो सकता है। लेकिन जो एक बच्चा है या एक अभी युवा अवस्था का व्यक्ति है जो टीनेजर है, उसके लिए हायर रिस्क इसके अंदर इन्वॉल्व है, वो इन चीज़ों को समझ नहीं पाता है, इस तरह के क्राइम कर देता है। सोशल फैक्टर जो है वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व करते हैं, क्योंकि जो हम देखते हैं कल्चर और जो हार्मफुल
एटीट्यूड देखते हैं, जो हम टीवी प्रोग्राम्स देखते हैं, व्हाट्सएप पर कुछ चीज़ें देखते हैं, जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं, पावर डायनामिक्स की बात करते हैं, वो कंट्रीब्यूट करते हैं इस फैक्टर के अंदर। तो लैक ऑफ पॉजिटिव इसको सोशल कनेक्शन जो है सपोर्ट करता है इसको बढ़ाने के लिए। फैमिली डायनामिक्स की बात करें तो डाई फंक्शनल फैमिलीज जो होती है इन्वायरमेंट्स कैन कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट ऑफ डिविएंट सेक्सुअल बिहेवियर। अब है लैक ऑफ पेरेंटल गाइडेंस। अगर हम पेरेंटल गाइडेंस की बात करें, लैक ऑफ पेरेंटल गाइडेंस की, तो यहाँ पे जो प्रॉपर गाइडेंस है, हेल्दी रिलेशनशिप है, उस चीज़ को ये प्रमोट कर रहा है। एब्यूज ऑफ पावर, पावर अगर किसी के पास ज़्यादा आ जाती है तो व्यक्ति पावर का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर देता है और इससे भी सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन जो है वो बढ़ जाता है। मतलब एक व्यक्ति ऐसे क्राइम करने के लिए प्रवोक होता है जिसमें पावर बहुत एक्स्ट्रा आ जाती है। कॉन्सिक्वेंसेस क्या है इसके? जो सेक्स क्राइम परफॉर्म हो गया उसके बाद क्या कॉन्सिक्वेंसेस है इसके? तो विक्टिम इम्पैक्ट, जो विक्टिम होता है उसके ऊपर साइकोलॉजिकल और इमोशनल दोनों तरह का असर पड़ता है। ठीक है, दोनों तरह के ट्रॉमा में चला जाता है वो। ट्रस्ट एंड रिलेशनशिप इशू, अगर कोई ट्रस्ट कर रहा है किसी रिलेशनशिप में, उसमें उसके साथ ऐसा कोई क्राइम परफॉर्म होता है तो रिलेशनशिप से उसका विश्वास उठ जाता है। लीगल कॉन्सिक्वेंसेस, जहाँ पे हम क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन कहते हैं, यानी कि क्रिमिनल कार्रवाई चल जाती है उस व्यक्ति के ऊपर, स्टिग्माइजेशन कह सकते हैं। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है क्या? रिमोर्स एंड द गिल्ट, रिहेबिलिटेशन एंड चैलेंजेस। तो प्रिवेंशन और रेमेडियल मेजर्स की हम बात कर रहे हैं, तो अर्ली इंटरवेंशन एंड एजुकेशन, सेक्स एजुकेशन प्रोग्राम, मतलब इसको दूर करने के लिए क्या होना चाहिए? सेक्स एजुकेशन प्रोग्राम होने चाहिए। आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए रिस्क लेवल एट द इंडिविजुअल लेवल्स पर। मेंटल हेल्थ सपोर्ट, और है मेंटल हेल्थ सपोर्ट में क्या आ सकता है? एक्सेस टू मेंटल हेल्थ सर्विसेज, ट्रोमा इन्फोर्ड केयर, इन्फॉर्म्ड केयर, कम्युनिटी इंगेजमेंट और अवेयरनेस में आएगा आपका कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम, पीयर एजुकेशन, लीगल रिफॉर्म्स, रेट्रोस्टेटिव जस्टिस। ये सारे जो है रेमेडीज है जो इसके अंदर आती हैं, जिसमें रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम है जिसके अंदर हम एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट कर सकते हैं, री इंटीग्रेशन सपोर्ट कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी एंड ऑनलाइन सेफ्टी कर सकते हैं। कुछ चैलेंजेस भी हैं इसके सामने। चैलेंजेस में क्या है कि रिहेबिलिटेशन चैलेंजेस, जैसे लोगों को रिहेबिलिट करना मुश्किल होता है जो सेक्स क्राइम में इन्वॉल्व होता है। कोलैबोरेशन अक्रॉस द सेक्टर, हर सेक्टर तक इनका डाटा पहुंच चुका होता है। कल्चरल सेंसिटिविटी और बैलेंसिंग द प्रिवेंशन एंड प्राइवेसी। तो ये कंप्लीट हुआ आपका ये वाला क्वेश्चन भी। हर क्वेश्चन के अंदर जो है ना आंसर जरूरी नहीं है कि आपको यही लिखना है, आंसर आप अपना भी बना के लिख सकते हैं। सर बोलिए। सर क्वेश्चन नंबर 18 करवा दीजिए, इटालियन स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी। इटालियन स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी में आपको इटालियन के बारे में लिखना है कि इटली में कौन कौन से ऐसे जो रिसर्चर हुए या और ज्यूरिस्ट हुए जिन्होंने क्रिमिनल थ्योरी के बारे में बात की होगी। तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसके कई हैं, जैसे लॉम्ब्रेसो क्रिमिनल एंथ्रोपोलॉजी, लॉम्ब्रेसो जिसे फादर ऑफ क्रिमिनोलॉजी भी कहा जाता है। 1835 में इनका जन्म हुआ, 1909 में इनकी डेथ हो गई। इटालियन स्कूल्स ऑफ यूनिक अप्रोच ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्राइम, ये इनका मेन कंट्रीब्यूशन था लॉम्ब्रेसो का। इन्होंने थ्योरी ऑफ एटविज्म के बारे में बताया, जहाँ पे बोथ क्रिमिनल ड्यू टू बायोलॉजिकल फैक्टर एंड एग्जिबिट द साइकोलॉजिकल एंड और फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल ट्रेट। मतलब इन्होंने कॉजेज भी बताए क्राइम के और क्राइम क्यों होता है ये भी बताया। क्रिमिनल एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी में कंप्लीट स्टडी करते हैं हम क्राइम की, क्रिमिनल की, रीजन्स ऑफ क्राइम, कॉजेज ऑफ क्राइम, इन सब के बारे में डिटेल स्टडी करते हैं एंथ्रोपोलॉजी में। स्टिग्मा ऑफ क्रिमिनलिटी, किस चीज़ को हम क्रिमिनलिटी के अंदर कवर करेंगे, साइकोलॉजिकल, फिजिकल या बिहेवियर को, या किसको हम कवर कर सकते हैं, वो इसके अंदर आपको बताना है। लीगेसी ऑफ द क्रिटिज्म्स ऑफ द लॉम्ब्रेसो, लॉम्ब्रेसो के क्या क्रिटिज्म्स है? पहला क्रिटिज्म है एंड्योरिंग इन्फ्लुएंसेस, ये इन्फ्लुएंसेस थ्योरी है जो इन्फ्लुएंस करती है कुछ चीज़ों के अंदर, मतलब कुछ चीज़ों से ये इन्फ्लुएंस्ड है ऑलरेडी थ्योरी। इसके अंदर फिक्स सिस्टम बनाया गया। अब जो बायोलॉजिकल बेसिस है जिसमें हम क्रिमिनल बिहेवियर कह सकते हैं, प्रोवाइडेड बाय द वे ऑफ advancement of understanding the interplay between the genetics, psychological and crime.
क्रिटिक्स इवॉल्विंग द परस्पेक्टिव। अब है ये जो हो गया ना लैम्ब्रेजो, उसके बाद है एनरिको फेरी। एनरिको फेरी जो है वो सोशल डिफेंस की बात करते हैं और पॉजिटिव क्रिमिनोलॉजी की बात करते हैं। तो इनका जन्म कब हुआ? 1856 में। कब डेथ हुई? 1829 में। तो लॉम्ब्रेसो के वर्क को इन्होंने आगे बढ़ाया और एडवोकेट किया किस चीज़ को? सोशल इंटरवेंशंस को। तो यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? ये सोशल डिफेंस की बात कर रहे हैं और क्रिमिनोलॉजी की बात कर रहे हैं। थ्योरी ऑफ सोशल डिफेंस। हम सोशल डिफेंस की बात कर रहे हैं क्यों? क्योंकि क्राइम हो, क्रिमिनल हो या विक्टिम हो, सबको सोशल डिफेंस मिलनी चाहिए। सोशली वो जो है मजबूत रहे, जरूरी है। अब है फेरी इन्फ्लुएंस एंड द पॉजिटिव क्रिमिनोलॉजी। तो फेरी की थ्योरी है। फेरी की थ्योरी क्या कहती है? इन्फ्लुएंस ऑन द लीगल रिफॉर्म्स। जितने भी लीगल रिफॉर्म्स है उनके ऊपर इन्फ्लुएंस रहता है। किसका इन्फ्लुएंस रहता है? गवर्नमेंट का। अब है पॉजिटिव क्रिमिनोलॉजी। हम बात करेंगे पॉजिटिव क्रिमिनोलॉजी की, यानी क्रिमिनोलॉजी के भी पॉजिटिव अप्रोच की, जहाँ पे हम किसी का नुकसान नहीं कर रहे लेकिन अपनी बात को लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। रेफेलो जो थ्योरी है वो क्या कहती है आपकी? लीगल पॉजिटिविज्म। वो लीगल पॉजिटिविज्म की बात कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिमिनलिटी की बात कर रहे हैं और लीगेसी ऑफ इन्फ्लुएंस की बात कर रहे हैं। अब आ गया आपका लीगेसी इन्फ्लुएंस में आ गया लीगल रिफॉर्म्स, ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया। तो इसका लीगल रिफॉर्म क्या है? ये इन्फ्लुएंस है लीगल रिफॉर्म से। सच लीगल रिफॉर्म साउट टू एस्टेब्लिश क्लियर एंड मेजरेबल स्टैंडर्ड। कॉन्टेम्प्ररी इम्प्लीकेशंस जो कंटिन्यू करता है शेप ऑफ डिबेट को, जहाँ पे हम रोल ऑफ लीगल पॉजिटिविज्म की भी बात करेंगे। मतलब जितने भी ये जो हुए ना साइंटिस्ट, जितने भी रिसर्चर हुए हैं, ज्यूरिस्ट हुए हैं, कहाँ पर जो इसकी थ्योरी है, कहाँ की थ्योरी है? इटालियन थ्योरी। तो इटालियन के इटली, जो इटली के जो हैं, इटालियन सर। हाँ, वो लोगों को कवर करेंगे हम इसके अंदर। कॉन्टेम्प्रेरी रेवलेशन मतलब हम लोग थ्योरी तो वही कवर कर रहे हैं लेकिन किसके सर अप्रोच को अगर ले रहे हैं? हम इटालियंस के अप्रोच को ले रहे हैं। उसी के 2-3 नाम आप याद करके रखना और जो कर्मोलॉजी के जो बेसिक थ्योरी है उसको लिख देना इसके अंदर। इसको छोड़ दे तो चलेगा? हाँ छोड़ दो, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बहुत डिफिकल्ट है ये, इसके चक्कर में सारा रह जाएगा। छोड़ दो। मैं बेटा एक आपको लास्ट में ना क्वेश्चन बताया था कुछ जो आपको करने चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे पहला क्वेश्चन है प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन प्रिजन्स। ये आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, ये जरूर करना चाहिए। सर एक ठीक मिनट है, धीरे धीरे करके बताइएगा प्लीज। क्वेश्चन नंबर 1। जी। क्वेश्चन नंबर 2 जो डेथ पेनल्टी के बारे में, जस्ट आप ऐसे लिख लो क्वेश्चन मोमेंट नंबर सर। 1, क्वेश्चन नंबर 2, जो कि इसी सीरीज में असाइनमेंट में है ये। और क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा स्कोप ऑफ क्रिमिनोलॉजी है, ये इम्पोर्टेंस एंड स्कोप ऑफ क्रिमिनोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 4। सर एक बार ये वाला 3 वाला ना समझा दीजिएगा, इनमें थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। 4 ठीक है, थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट जो है आप ये कर लें। कौन सा क्वेश्चन नंबर है सर 4 के बाद? 5 नहीं 4 ही तो है, 4 के बाद तो मैंने बताया ही नहीं, 4 ही बताया अभी तो, थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। मैंने बताया नहीं अभी कोई क्वेश्चन, 4 ही बताया। और क्वेश्चन नंबर 5 जो है ऑर्गेनाइज क्राइम। और जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना उसमें पेरोल वाला जो पार्ट है, पेरोल वाला पार्ट वो इम्पोर्टेंट है। स्कूल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी आप छोड़ भी सकते हो। और ये जो बेसिक लेवल पर है ना होम एंड फैमिली, क्वेश्चन नंबर 8 जो है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 सुदरलैंड थ्योरी ऑफ डिफरेंशियल एसोसिएशन, क्वेश्चन नंबर 10 जो वाइट कॉलर क्राइम है, वाइट कॉलर क्राइम पे किसी भी पार्ट में क्वेश्चन आ सकता है, आपको पूछ सकता है एग्जाम में। सर ये व्हाइट कॉलर क्राइम क्या होता है? ये सोशल स्कूल और ये सोशल स्कूल और पॉजिटिव स्कूल दोनों सेम ही होता है?
सोशल स्कूल में सोशल थ्योरी है और पॉजिटिव स्कूल में पॉजिटिविज्म की थ्योरी है। सर ये सोशियोलॉजिकल स्कूल जो 7th क्वेश्चन है इसमें पॉजिटिव स्कूल से कैसे डिफरेंट है ये पूछ रखा है, वैसे सेम नहीं होती दोनों? नहीं नहीं, पॉजिटिविज्म की थ्योरी में पॉजिटिवनेस की बात कर रहे हैं, सोशलिज्म में बेस कर रहे हैं सोशल थ्योरी को, इम्पोर्टेंट सोशल थ्योरी को दे रहे हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 जो है, सर क्वेश्चन 8th नंबर 9th के बाद 13 क्या बताया आपने? किसके बाद? 8th और 9th के बाद? अभी नहीं बताया ना, बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 विक्टिमोलॉजी, क्वेश्चन नंबर 14 रेसिडिविज्म, जुबिलियन डेलिक्वेंसीज, क्वेश्चन नंबर 15 इससे पहले एक और क्वेश्चन होगा ना, सेक्स डेलिक्वेंसीज, जो भी हमने किया था वो भी करना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर बता दीजिए। 18 है ना सर? ढूंढ रहा हूँ 17 है 17। 17 है 17, हाँ 17, ये करना है, ये क्वेश्चन करना है, वैसे आपको मेन तो यही करना है। ओके सर, हो ही जाएंगे ये तो। आप जो पूछ रहे थे, आप थ्योरी ऑफ क्रिमिनोलॉजी पूछ रहे थे ना? सर मैं हाँ जी सर, क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रही थी मैं आपसे एक बार ही। सर उसमें इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट वाले में थ्री वाले में है ये, व्हाट इज क्रिमिनोलॉजी, एक्सप्लेन इज स्कोप्स एंड इम्पोर्टेंस। जी सर जी। इसमें तो कुछ भी नहीं, इसमें तो आप खुद भी देखो कभी भी ऐसा जनरल साइंस वाला क्वेश्चन हो, सबसे पहले आप क्रिमिनोलॉजी को डिफाइन कर दो, क्रिमिनोलॉजी क्या है वो लिख दो, फिर क्रिमिनोलॉजी से जुड़ी हुई जो इम्पैक्ट है, जो सोसाइटी पे, इंडिविजुअल पे, ह्यूमन पे कोई भी इम्पैक्ट पड़ रहा हो, उस इम्पैक्ट्स को आप इसके अंदर पॉइंट बना बना के एक्सप्लेन कर दो। ठीक है, वो आपके जो है, जैसे अब इसके अंदर लिखा हुआ है स्टडी ऑफ क्राइम एंड क्रिमिनल बिहेवियर, ठीक है, क्रिमिनोलॉजी से जोड़ दिया सोसाइटी को, कॉजेज ऑफ फैक्टर्स ऑफ द क्रिमिनल बिहेवियर, पैटर्न्स ऑफ ट्रेंड्स इन द क्राइम, मतलब सोसाइटी से जोड़ लिया है क्रिमिनोलॉजी को कि किस तरह से क्राइम जो है सोसाइटी के अंदर प्रोवोक हो रहा है, या क्राइम का जो है जन्म हो रहा है सोसाइटी के अंदर। सोशल एट द लार्ज रिस्पॉन्स ऑफ द क्राइम, जरूरी नहीं है आपको यही पॉइंट लिखने, आप अपने पॉइंट खुद भी डेवलप कर सकते हैं। ये वो पॉइंट है जो क्रिमिनोलॉजी थ्योरी के साथ सोसाइटी को रिलेट कर रहे हैं, ह्यूमंस को रिलेट कर रहे हैं वो। अब हम जब नेचर ऑफ क्रिमिनोलॉजी लिखेंगे तो हमें वो रीजंस बताने जिसकी वजह से प्रोवोकेशन होता है क्राइम्स का, क्रिमिनल्स का, वो जैसे इंटरडिसिप्लिनरी नेचर, ह्यूमन का नेचर ऐसा है कि वो हमेशा अपने साथ वाले से उन चीज़ों को अडॉप्ट कर लेता है, जो क्वालिटीज, जैसे कहते हैं काले के संग रहे होगे तो काला जैसा कलर तो नहीं आएगा, लेकिन काले जैसे संगत से काले जैसी आदतें आ जाएंगी। तो ये मतलब है कि बुरे व्यक्ति के साथ रहोगे तो आपके अंदर वो कालापन तो नहीं आएगा शक्ल पे, लेकिन बुराइयाँ जरूर आ जाएंगी, आपके इंटरनल चीज़ें चेंज हो जाएंगी। ठीक, जैसे यहाँ पे बता रहा है डायनामिक, इवॉल्विंग, अप्लाइड एंड एप्लीकेबल, डिपरेटिव, एक्सप्लेनेटरी। नेचर ऑफ क्रिमिनोलॉजी लिखना है तो इसमें वो चीज़ें लिख देना जरूरी नहीं, यही पॉइंट आपको याद करने, इन्हीं पॉइंट को याद करके लिखना, अपने पॉइंट भी आप बना के लिख सकते हो, क्योंकि इस सब्जेक्ट के अंदर अपना कोई वो नहीं है, मतलब इसका कोई अपना सिलेबस है ही नहीं, ये अपने दिमाग की उपज है जो हमने खुद ही पैदा की है। हम क्राइम को कैसे सोसाइटी के अंदर जन्म हो रहा है उस चीज़ को बेस करके लिख रहे हैं। स्कोप की बात करेंगे तो हम सबसे पहले ये बताएंगे क्रिमिनल बिहेवियर क्या होता है, क्यों पैदा हो रहा है, किन चीज़ों से प्रोवोक हो रहा है, किस तरीके से इसको ख़त्म कर सकते हैं, इसके अंदर कौन कौन सी पार्टी इफेक्ट है, उन पार्टी के लिए हमारे पास क्या रिहेबिलिटेशन के उपाय हैं, वो इसके स्कोप में कवर हो जाएंगे। ठीक है, अब जो लास्ट पार्ट आता है इसका इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिमिनोलॉजी, उसमें आप खुद बताना इसके अंदर, सबसे पहले डिफाइन करना है इसको, फिर वो रीजंस लिख देना इस पैराग्राफ के अंदर जिसकी वजह से क्राइम का प्रोवोकेशन होता है, क्राइम जो सोसाइटी में स्प्रेड करता है उसका क्या रीज़न है वो लिख देना, जितने भी आपको रीज़न पता हो पॉइंट बना कर लिख देना, मत लिखना इतना बड़ा पैराग्राफ करके। उसके बाद लास्ट में आप क्या बता देना, लास्ट में आप आके ये बता देना कि क्राइम को कैसे आप ठीक करेंगे।
आपके पास उपाय क्या है, कौन से ऐसे मेजर्स या रेमेडीज है जिनका इस्तेमाल करके आप इस क्राइम को प्रोवोकेशन से रोक लेंगे, सोसाइटी के अंदर से क्राइम को ख़त्म कर देंगे, क्या करेंगे आप? ये इसके इम्पोर्टेंस में आ जाएगा। कोई भी क्वेश्चन है इस तरीके से आपको लिखना है, इसमें से पढ़ लो, जरूरी नहीं यही पॉइंट को लिखना है, कोई भी पॉइंट आप लिख सकते हैं, क्योंकि इसका अपना कोई रूल नहीं है, अपनी कोई इसका सिलेबस नहीं। जो मैंने क्वेश्चन आपको बताया है ना, वो एक बार ग्रुप पे डाल देना, ताकि जिन बच्चों ने भी क्लास नहीं अटेंड की ना, उनको भी पता लग जाए। क्वेश्चन नंबर के साथ डाल देना, क्वेश्चन नंबर के साथ ही मैंने आपको बताया आपकी बार, क्वेश्चन नंबर असाइनमेंट जो क्रैश कोर्स के उसके जो क्वेश्चन, बस एक ही ध्यान रखना है इस पेपर के अंदर। हाँ बोलिए, अपने डाउट बोलिए पहले। सर थोड़ा आंसर राइटिंग से रिलेटेड था, तो पहले आप कंप्लीट कर लीजिए। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था, ये जो पेपर है हमारा क्रिमिनोलॉजी, इसका अपना कोई सब्जेक्ट, अपना कोई सिलेबस तो है नहीं, तो ये रिसर्च के ऊपर बेस है, तो आप अपनी रिसर्च खुद ही कर लेना। कोई भी क्वेश्चन आए ना, उसको सोसाइटी से रिलेट करना, अपने से रिलेट करना, ह्यूमन सोसाइटी, ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन राइट, ये सब चीज़ों से रिलेट करके आंसर लिख लेना। कुछ भी लिख दोगे वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसका अपना कोई सब्जेक्ट तो होता ही नहीं, मतलब इसका कोई अपना विषय नहीं है। बोलिए अब आप क्या कहने वाले थे, आंसर राइटिंग करें। सर मैं ये कह रही थी, जैसे ना 20 मार्क्स वाले तो ठीक ठाक तरीके से हो जाते हैं, 5 से 6 पेज से ज़्यादा मैं लिखती नहीं हूँ। लेकिन जब 10 मार्क्स पे और सेक्शन ए पर हम आते हैं, तो क्या होता है, टाइम काफ़ी कम बचता है, और उस कंडीशन में थोड़ा जल्दी लिखने की वजह से राइटिंग थोड़ी बड़ी हो जाती है, लेटर्स मैं अलग अलग करके लिखती हूँ। और उस कंडीशन में ना सर, मर्ज ना हो सारे लेटर्स आपस में, मैं एक एक लाइन छोड़ के लिखने लगती हूँ। और मैंने जो यूनिवर्सिटी से आंसर शीट मंगाई थी, उसका एनालिसिस किया था, तो उसमें कुछ खास तो ऐसा डिफरेंस था नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन में 61 मार्क्स थे, उधर भी ठीक ठाक आगे वैसे ही लिखा था, एक एक लाइन छोड़ के। कंटेंट में ठीक ठाक लिखती हूँ, और उसके साथ पॉइंटर्स बना के लिखना, और उसमें हाईलाइट करना ब्लैक पेन से, सारी चीज़ें मैं करती हूँ। तो सर कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? बस वैसे अगर आपने देखो, बड़े क्वेश्चन में आप एक एक लाइन छोड़ के लिखते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि 6 पेज भरे हैं, तो कंटेंट बढ़ाने के लिए आपने एक एक लाइन छोड़ दी है, थोड़ा इंप्रेशन सा गलत पड़ता है। लेकिन फिर भी अगर जैसे लास्ट में आप कर रहे हैं, आपको चांस ही नहीं है, टाइम ही कम बचा है, वैसे 2 घंटे में 3 क्वेश्चन कर लो, इतनी इसी जगह और क्या डिले करोगे। उसके बाद जब लास्ट के बचते हैं 2 क्वेश्चन बी के और 5 क्वेश्चन सेक्शन ए के, तो सेक्शन ए के 5 क्वेश्चन करने के लिए तो 15 मिनट लगते हैं, और बाकी जो 45 मिनट है उसमें सेक्शन बी के 2 क्वेश्चन कर लो, तो इतनी देर में तो हो ही सकता है पेपर। सर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना, टाइम सफिशिएंट रहता है नो डाउट, और राइटिंग स्पीड भी मेरी ठीक है। लेकिन सर जहाँ मैं पेपर देने जाती हूँ ना, जीएनओआईटी की तरफ, वहाँ पे सर इतना ख़राब माहौल है, मेरे पीछे 2 लड़के बैठते हैं, 24 घंटे, मतलब जितने टाइम पेपर चलेगा बातें करते रहते हैं। इन्विजिलेटर सामने खड़ा है, तब भी बात करते हैं। अचानक से गाने बजने लगते हैं उसी कैंपस के अंदर ही। बिल्कुल वहाँ पे माहौल नहीं है आंसर लिखने वाला, बहुत मुश्किल से लिखती हूँ तो आंसर। फिर आप जो है ना वहाँ के मैनेजमेंट को शिकायत कर सकते हैं, लेकिन ये है कि ज़्यादा